नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा के चरखी दादरी के कॉलेज रोड पर ओवरलोड वाहनों के आवागमन से आसपास के कॉलोनी वासियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको ये बता दें कि वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगने से रोड क्रॉस करने में भी आधा घंटा लग जाता है और यहाँ पुलिस पीसीआर लगातार गश्त करती रहती है, लेकिन फिर भी जाम जैसे हालात बने रहते हैं। गौरतलब है कि दादरी की सभी शिक्षण संस्थाएं इसी रोड पर हैं, जो अपने संस्थान के भय के साए में जाने को मजबूर हैं। और जब इस बारे में पुलिस से बातचीत की गई तो यहां एएसआई देवेंद्र ने बताया कि इस रोड पर पीसीआर के माध्यम से लगातार गश्त की जा रही है और ओवरलोड वाहनों के चालान भी काटे जाते हैं। वहीं स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से इस रोड से ओवरलोड वाहनों को बंद कर बाईपास से निकलने की गुहार लगाई है। हमारे यहाँ वाल्मीकि नगर पास लगता है, यहाँ हमारे को सामने ट्रक पे जाना पड़ता है। हमारे घर वहाँ उस तरफ भी बने हुए हैं, लेकिन हमारे को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। डंपरों का यहाँ पर इतना आवागमन रहता है बहुत ज़्यादा। कई बार हमारे समाज के लोग यहाँ चोटिल हो चुके हैं, लेकिन सरकार का रवैया जस का तस है। कोई इस प्रकार का ना किसी प्रकार का कोई ब्रेकर बना हुआ है यहाँ पर। हमारे को आधा घंटा लग जाता है रोड क्रॉस करने में, आधा घंटा। इतना भारी डंपर रहता है, बहुत भारी। कई बार यहाँ हमारे वाल्मीकि नगर के लोग मर चुके, डेथ हो चुकी है यहाँ। अधिकारी से कई बार हम रिटर्न दे चुके। रात को लगभग भरे डंपर तो चलते हैं 8 बजे आते हैं रात को, और खाली 6 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में हम गरीब लोगों का सड़क पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैवी डंपर वगैरह यहाँ आते हैं, जिनकी नंबर प्लेट नहीं होती, हाई स्कूल की नहीं होती, इनका हम चलान भी करते हैं और वैसे भी समझाते हैं कोई नंबर प्लेट लगवाओ, तेज रफ्तार ना चलो, अपनी साइड में चलो। ये आगे पीछे आगे जाने के चक्कर में डबल लाइन करवाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। इनको बहुत ज़्यादा हिदायतें दी जाती है और समझाया भी जाता है, फिर भी ये गलती करने से नहीं छूटती। और अपनी ट्रैफिक पुलिस ये अपना पीसीआर बार बार कोशिश करने के बाद भी कुछ तो कंट्रोल है, और आगे भी हम। और यूपी के बाराबंकी में हुए एक भीषण सड़क दुर्घटना की एक खबर सामने आई है। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली में जबरदस्त टक्कर मार दी और यहाँ टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर ट्राली मौके पर ही पलट गई। भीषण सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो जाती है और जबकि 3 दर्जन के करीब श्रद्धालु घायल हो गए हैं और इनमें से कई लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बनी हुई है। वहीं आपको ये बता दें कि हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर भी ट्रक में बुरी तरह फंस गया और जिसमें जेसीबी की मदद से बाहर निकलवाया गया और पूरा मामला देवा थाना क्षेत्र के बदरुद्दीन गांव के पास हुआ है। वहीं सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए देवा सीएचसी में भर्ती करवाया गया। आपको ये बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को बाराबंकी जिला अस्पताल और लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाराबंकी में देवा थाना क्षेत्र में सीतापुर के कुछ तीर्थयात्री अपने पूजा के लिए जा रहे थे। ट्राली से बैठे हुए थे, 3 गांव के लोग थे ये लोग, और ये जा रहे थे जिसमें बदरुद्दीनपुर एक गांव है, उसके आगे एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। उसमें टक्कर में इनकी ट्राली पलट गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए हैं। सभी को सीएससी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जिसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी लोग घायल हैं। सभी को सीएससी रिफर कराया गया, सीएससी से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कराया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जेसीबी मंगाई गई है ट्रक वगैरह को निकालने के लिए। ट्रक में जो ट्रक का ड्राइवर है वो भी फंसा हुआ है, वो अभी ठीक है, उसको भी निकाला जा रहा है। बाकी पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। सीएससी में सभी डॉक्टर्स जो प्राथमिक इलाज है वो कर रहे हैं और सबको रिफर कर रहे हैं। इनको तत्काल से तत्काल जो अच्छी सुविधाएं हैं मेडिकल की वो दिलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। पुलिस के अपने गाड़ियों से और एम्बुलेंस से इनको तत्काल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और सभी को, इनके परिवार को इन्फॉर्म कर दिया। और वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की 18 अगस्त से और डीएलएड की परीक्षाएं 19 अगस्त 2021 से संचालित करवाई जा रही हैं। आपको ये बता दें कि यहाँ जेबीटी की जो परीक्षाएं हैं वो अब करवाई जा रही हैं और जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि एक विषय में कंपार्टमेंट पूर्ण विषय अंक सुधार और अतिरिक्त विषय की 1 दिवसीय परीक्षा 18 अगस्त 2021 को संचालित करवाई जाएगी।
हुई। उन्होंने बताया कि एक विषय से अधिक जो विषयों की परीक्षाएं हैं वो 19 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर 2021 तक संचालित करवाई जा रही हैं और इन परीक्षाओं का तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये भी बताया गया कि परीक्षा का जो समय है दोपहर 2 बजे से सायं 4:30 बजे तक रहेगा। हरियाणा के अंबाला कैंट से एक रिश्वत का मामला सामने आया, जिसमें अंबाला कैंट के सेवानियुक्त नायब तहसीलदार बोधराज को रिश्वत के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसमें पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया और आपको ये बता दें कि न्यायालय ने उन्हें पुलिस की गिरफ्त में 1 दिन का रिमांड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिसका मैंने इंतकाल करवाना था, जिसकी बाबत मैंने नायब तहसीलदार अंबाला से को एक प्रार्थना पत्र दिया और इंतकाल को दर्ज व मंजूर करने के लिए मैंने उनसे कहा। तो इस बाबत जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मेरे से इस इंतकाल को मंजूर करने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड करी और 1 लाख रुपए मैंने उनको बाकायदा बैंक से निकलवा के दिया। लेकिन एट द टाइम ऑफ द पब्लिकेशन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ के टाइम उन्होंने कहा जी मैं इस इंतकाल को मंजूर करने के लिए 5 लाख रुपये लूँगा, अगर आप 5 लाख रुपये नहीं देंगे तो मैं इस इंतकाल को खारिज कर दूँगा। तो मैं इस बात से बड़ा दुखी हुआ। इसको लेकर मैंने एक DIG विजिलेंस श्री अशोक कुमार जी को 2 तारीख को दरखास्त दी और क्योंकि मैं श्योर था कि भी उन्होंने मेरे से बैलेंस पेमेंट और लेनी है और बाकायदा वो रेड हैंडेड में उन्हें पकड़वाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों विजिलेंस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और उन्होंने मेरे पत्र को स्टेट विजिलेंस के पास भेज दिया। साहब ने श्री बोधराज जी का नाम तहसीलदार जो उठा रहे हैं उनका 1 दिन का रिमांड मंजूर किया है, जिसमें हमने इनसे रिकवरी करनी है और उसकी प्रॉपर्टी। और बांस कटाई पर प्रतिबंध के बावजूद मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र क्षेत्र लामता के महका पाठा बीट में हजारों बांस की अवैध कटाई का मामला मीडिया ने उजागर किया है। दरअसल यहां पर्यावरण विभाग द्वारा 15 जून से 5 अक्टूबर तक जंगलों में बांस कटाई बंद रखने के आदेश हैं। इसके बावजूद उत्तर सामान्य लामता परिक्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारी की मिली भगत से महका पाठा बीट में मजदूर लगाकर लगभग 2500 बांस कटाकर अलग अलग बोन्स का डंप रखा गया है। ये कहा कि भाई देखिए ये वन क्षेत्र में बांस कटा है, आप लोगों को इस संबंध में जानकारी है क्या? फिर उसी आधार पे हम उसी को ट्रैक करते हुए उस क्षेत्र में गए और वन क्षेत्र में पहुंचे और वास्तविक था कि वहाँ पे बांस ढेर लगे हुए रखा हुआ था। मैंने बीट प्रभारी को निर्देश दिया कि इसकी तुरंत गिनती कराएं, तत्काल विवाद प्रकरण दर्ज करें और आज तक अच्छे सहायक को मैंने कहा कि अपराधी को तत्काल कार्यालय में पेश करें, अन्यथा बीट प्रभारी और अच्छे सहायक के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये किसके द्वारा काटा गया है? नहीं, ये अभी जांच का मैटर है, अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, संभवतः 1 या 2 दिन। और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेकर्स वीक का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए हरियाणा के अंबाला में लोगों को लंबे समय से गंदे पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए लोगों ने अपनी शिकायत अधिकारियों और विधायक को भी बताई, लेकिन जिसके बाद अंबाला विधायक असीम गोयल ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का औपचारिक निरीक्षण किया और वहां की खामियों के बारे में जांच कर अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने शहरवासियों को भी आदेश दिए हैं और अगले 1.5 से 2 महीने में गंदे पानी की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने और स्वच्छ पानी देने का आश्वासन भी दिया गया है। उसका एक बड़ा कारण है, जहां से इनकी पानी की सप्लाई आती है पूरे शहर के हुड्डा के सेक्टर्स की, उस रास्ते को इन्होंने पक्का करने का काम किया जो कई सालों से कच्चा था। आज मनोहर लाल जी ने हमारी बात को मानते हुए लगभग 22-23 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, ये पक्का होगा और ये पक्का होने में एक गलती थोड़ी मैं मानता हूँ या लापरवाही लगा लीजिए ये कुछ रही है कि उसका पहले सोचना चाहिए था कि हम उसको पक्का करने के जब शुरू करेंगे तो उस पानी की सप्लाई हम साफ कैसे दे सकेंगे। लेकिन अभी लगातार अधिकारियों के जो प्रयास रहे हैं इसमें हमने उनको जैसे पहले निर्देशित किया था और हमारे एसोसिएशन के सभी सम्मानित अध्यक्ष खड़े हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं उनके सभी सम्मानित अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं,
इनके पास भी लोग बार बार आते थे, मुझे भी सीधा मिलते थे। तो समस्या की ग्रेविटी को देखते, गंभीरता को देखते हुए हमने जो है इसके लिए लगातार प्रयास किया, हमारी टीम ने भी और अधिकारियों की टीम ने भी। और आज कुछ पानी जो है मुझे लग रहा है पहले से साफ जो है सप्लाई हुई है। और अभी इस समस्या से महीना 1.5 महीना 2-4 और होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो पूरी रीच पक्की नहीं होगी, लगभग अभी 70% काम जो है उसका पूरा हुआ है, 30% रहता है। लेकिन हमने ये इंश्योर किया है और ये निर्देश। और वहीं मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। संबल योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के खाते में मध्य प्रदेश सरकार 16,000 रुपए डालेगी और बच्चों के जन्म से पहले 4,000 रुपए डाले जाएंगे और जन्म के बाद 12,000 रुपए डाले जाएंगे। बता दें आपको ये भी कि योजना के तहत 16,000 रुपए की राशि श्रमिक महिलाओं को 2 किश्तों में दी जाएगी। और ये बता दें कि पहली जो 4,000 रुपए की जो किश्त है वो गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में और अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा और एएनएम द्वारा प्रसव पूर्ण जांच कराने पर मिलेगी, जबकि दूसरी जो है वो 12,000 रुपए सरकारी अस्पताल में प्रसव होने और नवजात शिशु का संस्थागत जन्म के बाद पंजीयन कराने और शिशु को 0 डोज वीसीजी, ओपीडी और एचबीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी। ये योजना 1 अप्रैल से प्रभावशील भी कर दी गई है। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। तीसरी लहर की आशंका के बीच यहां राज्य सरकारों ने पाबंदियों में ढील देने की शुरुआत की है, तो साथ ही अब स्कूल भी खुलने लगे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यहां सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। बता दें कि 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के छात्राओं की क्लास शुरू हो जाएगी और यहां गाइडलाइंस के मुताबिक इस दौरान स्कूल प्रबंधन को यह ध्यान रखना होगा कि स्कूल में छात्रों की उपस्थिति 50% से ज्यादा ना हो। हालांकि स्कूल में प्रार्थना सभा और स्विमिंग पूल समेत सभी तरह की सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि छात्र एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो। स्कूल बसों को हर रोज सैनिटाइज किया जाएगा और छात्रों को निश्चित दूरी पर ही बिठाया जाएगा। यूपी के मैनपुरी में एक 14 वर्षीय किशोर को नाचने और गाने का बड़ा शौक था, जिसके चलते हिजड़ों के बहलाने के बाद वह अपने माता पिता को छोड़कर 8 माह पूर्व हिजड़ों की संगत में पहुंच गया, जहां उसे कई कार्य करवाए जा रहे थे, जिसको लेकर वहां वो अपने घर आना चाहता था। लेकिन बीती रात संदिग्ध अवस्था में थाना किशनी क्षेत्र के एक नहर के पुल के पास अचेत अवस्था में किशोर का शव मिला। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने सनी को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि 14 वर्षीय किशोर की मौत का सही कारण जानने के लिए पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है। वहीं परिजनों का इस मामले में ये आरोप है कि हिजड़ों के गुरु ने उसकी जहर देकर हत्या कर दी है, क्योंकि घर आने की वो युवक जिद कर रहा था। कल मेरे पास शाम को फोन आया था कुसमरा से हिजड़ा गुरु का जी। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा जो है 1.5 घंटे से मेरे पास से लापता है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैंने कहा मेरे पास नहीं आया, मेरे पास आएगा, कोई सूचना मिलेगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। अच्छा ये बताइए, हिजड़ों के पास कैसे पहुंच गया आपका बच्चा और कितनी उम्र थी, क्या नाम था उसका? उसका नाम सनी था जी। उसको नाचने कूदने का शौक था जी, इसलिए वो चला गया था उनके पास। के ले गए। अच्छा हाँ। वो चला गया तो उनके पास चला गया था, कितने दिनों पहले चला गया था? ये 8 महीने पहले चला गया था, करीब 7-8 महीने पहले। आज उसका मतलब क्या गंभीर अवस्था में सब मिला था क्या? वो हाँ, बेहोशी हालत मिला था, बिल्कुल एकदम गंभीर ही था बिल्कुल। फिर और फिर मुंह से झाग आने के कारण फिर मैं उसको तुरंत ही ले गया सरकारी हॉस्पिटल में जी, जिला चिकित्सालय में। वहाँ पे डॉक्टर ने जो है मृत घोषित। और वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी के बदरवास विकासखंड में फॉरेस्ट की टीम पर कब्जा करने की सूचना मिलने पर पहुंचे वन अमले पर अतिक्रमण करने वालों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें एक वन रक्षक का पैर टूट गया है, जबकि अन्य कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं। घायल वन रक्षक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने वन रक्षक की रिपोर्ट पर हमलावर आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। रेंज बदरवास में फॉरेस्ट गार्ड। तो ये क्या हुआ आपके साथ? हम लोग सब अतिक्रमण की सूचना पर क्षेत्र में गए, जिस जगह की सूचना थी वहाँ लोग गए कि आपकी जमीन में कोई अतिक्रमण में खेत जुताई कर रहा। हम उनके आधार पर उस क्षेत्र में गए, यहाँ जमीन हमको जुती मिली
और जमीन जोत के ट्रैक्टर निकल गए, मतलब वाहन जो भी था वो निकल गया। उसी के आधार पर उन्हीं के गांव में से निकले। उस बीच में वो हमको मिले, उन्होंने हमको रोक के कहा, बोले हम आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे ही हम रुके तो उन्होंने हम पे हमला कर दिया। और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक का सुई का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात यूपी के झांसी की कर लेते, जहां मऊरानीपुर थाना पुलिस ने चेकिंग करते हुए गश्त के दौरान चोरी की बाइकों समेत 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए दोनों युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। बता दें कि झांसी की मऊरानीपुर थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त करते हुए चेकिंग कर रही थी और इस दौरान पुलिस टीम को रेलवे स्टेशन के पास से बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक नजर आए और शक होने पर जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो बाइक पर सवार होकर भागने लगे। पुलिस ने जब उन्हें किसी प्रकार पकड़ा और बाइक संबंधित दस्तावेज मांगते हुए पूछताछ की तो पता चला कि ये बाइक चोरी की है और यहां जिसके बाद दोनों को थाने लाया गया। उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर जांच शुरू कर दी गई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत कल 23/7/2021 को समय करीब 22:25 बजे रेलवे स्टेशन के पास 2 बाइक चोर पकड़े गए, जिनके पास से 2 बाइक चोरी की बरामद हुई हैं। इसमें से एक चोर जो रोहित है वो संगरी थाने का रहने वाला है और दीपक गरौठा का रहने वाला है। सर, जो पकड़े गए लोग हैं क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास है? इनका आपराधिक इतिहास अभी जानकारी की जा रही है। इस समय तो अभी तक कोई प्रकाश में नहीं आया है। इन्होंने चोरी करने की वजह कुछ बताइए, किस वजह से चोरी करते हैं? ये बाइक चोरी करके उसको बेच देते हैं, बेच के उससे अपना खर्चा होता है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर के कस्बा बिरधा से नेशनल हाईवे 44 निकला है, लेकिन यहां बिरधा का पुराना सागर रोड की मरम्मत अभी नहीं हुई है और यहां वर्षा का मौसम भी चल रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और यहां वर्षा का पानी गड्ढों में भर गया है, जिससे राहगीरों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बा बिरधा में जहाँ पर करीब 10,000 की आबादी है और यहाँ पर प्रतिदिन 40 से 50 गांव के लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और साथ ही यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय भी है, जहाँ पर अधिकारियों का रोज का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। और मेहरौनी विधानसभा होने के नाते यहाँ पर जो विधायक मंत्री है अधिकांश यहाँ पर महीने में एक दूसरे करने के हमेशा लगते हैं। तो आपको बता दें कि जो कस्बा बिरधा यहाँ का जो सड़क की स्थिति है, जब से पूरी जो सड़क है काफी खराब हो चुकी है और इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग की काफी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि जब से बिरधा नेशनल हाईवे 44 हाईवे बाईपास हुआ है तब से अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा यहाँ की सड़क की मरम्मत की गई है। अब देखना यह है कि कब पीडब्ल्यूडी विभाग इस सड़क की मरम्मत करता है। और साथ ही आपको बता दें कि जो पुराना सागर रोड कहलाते हैं इसको, काफी इसमें गड्ढे हैं और जो यात्री हैं काफी परेशान हो जाते हैं। हमें इस समय यात्री से बात करते हैं किस प्रकार से जो चल रहा है और क्या करना चाहेंगे इस बारे में आप? क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी रोड की, क्या कहना चाहते हैं? कब से रोड की समस्या बनी हुई आपको? काफी साल हो गए। और क्या कहना चाहेंगे, जहाँ सरकार जो है लगातार सड़क बनाने का काम कर रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सड़क बनाने का बोल तो रहे थे मोदी जी, ये हुई गड्ढे हो जाएंगे, पूरे वो डल जाएगा, कुछ तो होगा नहीं। तो देखिए किस प्रकार से जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लगातार जो प्रदेश सरकार है बड़े बड़े वादे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो लगातार शासन की मंशा पर पानी फिरने में लगा हुआ है। ललितपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली पुलिस पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। यह है कि सीएनजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस में कोई खामियां जाहिर हुए हैं। ये खामियां को देखते हुए हम लोग ये तय किए हैं, ये फैसला लिया है पीएसी कि इस बारे में हमें भी थोड़ा और एग्जामिनेशन करना चाहिए और अंदर में और कुछ खामियां अगर रहे
तो उसकी दूरीकरण करने के लिए हमारी तरफ से जो सवाल उठाना और जो हमें सलाह देना सब कुछ करेंगे। तो इसके मुताबिक तीन जगह आज हम लोग विजिट करने जा रहे हैं। विजिट करने के बाद यहाँ के पुलिस कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी, इन लोगों के साथ हमारे आमने सामने वार्ता होगी और मकसद ये है कि दिल्ली पुलिस को और चुस्त दुरुस्त करे, कहीं अगर कोई खामियां रहे उसकी दूर करे, क्योंकि सीएनजी ने कुछ टिप्पणी किए हैं जिसकी बारे में हमें जानकारी मिली है। ये जानकारी को सामने रखते हुए इन लोगों के साथ आज आमने सामने वार्ता करेंगे। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने बारिश की वजह से रेल सेवाएं रुकने पर कहा कि 22 जुलाई की बारिश के बाद अब ट्रेन पुणे और नासिक की तरफ से आ रही है। हम कोविड निर्देशों का पालन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जिन लोगों को सफर की अनुमति दी है हम उन्हें ही जाने दे रहे हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस प्रकार से हमारे टीम ने वॉर फुटिंग पर काम किया, 22 तारीख को जो हेवी रेन हुआ उसके बाद हमारे दोनों घाट सेक्शन जो है वो अफेक्टेड थे, लेकिन उसी दिन जो है दोनों घाट सेक्शन में हमने ट्रैफिक रिज्यूम कर दिया। अभी हमारी ट्रेनें पुणे की दिशा में और नासिक की दिशा में जो है जा रही है, आ रही है। इसके अलावा जो हमारा सबअर्बन सिस्टम है, जो 22 तारीख को सबअर्बन सिस्टम हमारा जो करजत से बदलापुर तक चल रहा था और करजत से टिटवाला चल रहा था, उसी दिन शाम को हमने उसे करजत तक और जो है कसारा तक एक्सटेंड कर दिया। तो अभी सबअर्बन सिस्टम में करजत से खोपली एक छोटा सा पैच है, वहां पे रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा है। बाकी जो है हमारे हार्बर लाइन जो सीएसटी से गोरेगांव पनवेल जाती है, ट्रांस हार्बर लाइन जो ठाणे वाशी पनवेल जाती है, उड़न लाइन जो नेरूर बेलापुर खारकोपर है, पश्चिम रेलवे है, और मेन लाइन सेक्शन जो सीएसटी से कसारा और करजत है। ये केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत का डाटा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नहीं दिया। केंद्र सरकार के इस बयान के बाद विपक्ष में हंगामा खड़ा कर दिया है और सोशल मीडिया पर भी सरकार को इस बयान को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। इस हंगामे के बीच विवाद में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कूद गए हैं। दरअसल यहां स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जानकारी कभी मांगी ही नहीं है। पर भी केंद्र सरकार ने कभी ये राज्यों से नहीं पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से किन लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा जब राज्यसभा में ये प्रश्न लगा तो अमूमन जवाब देने के लिए ये जानकारी राज्यों से या उन विभागों से मांगी जाती है कि इसमें आपका क्या कहना है। तो उस समय भी केंद्र सरकार ने राज्यों से इस बाबत उस प्रोफार्मा के अतिरिक्त ये जानकारी कभी नहीं पूछी कि क्या आपके यहाँ ऑक्सीजन से कमी की मृत्यु हुई कि नहीं। तो ये एक अलग मुद्दा है कि राज्यसभा को गुमराह किया। दूसरा मुद्दा, क्या ऑक्सीजन से कमी से वाकई में किसी की मृत्यु हुई कि नहीं, मांगी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, एक अलग प्रश्न हुआ। क्या